यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। आरव और जयव्रत के बीच की लड़ाई को देखते हुए मोहिनी की आंखों में चिंता की एक झलक दिखाई दी। उसने व्यक्तिगत रूप से जयव्रत की ताकत का अनुभव किया था। जब जयव्रत उस दिन सुरक्षित रूप से जाने में सक्षम था, तो वह जानती थी कि वह जयव्रत का मुकाबला नहीं कर सकती है, या यूं कहा जाए कि उसके और जयव्रत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। दूसरी ओर उसे बस इतना मोटा मोटा पता था कि आरव की ताकत बहुत जबरदस्त थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह वास्तव में कितनी जबरदस्त थी। इसलिए वह आरव और जयव्रत के बीच की लड़ाई को लेकर थोड़ी चिंतित और परेशान थी। मंच नंबर 9 के नीचे एक निश्चित स्थान पर मोहिनी ने जयव्रत और आरव को देखते हुए कहा, निशिता, तुम्हारे अनुसार कौन मरेगा? प्रभा के बगल में खड़ी निशिता ने कुछ देर गहराई से सोचा, फिर कहा, वे दोनों बहुत मजबूत हैं। प्रभा ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैंने आरव से लड़ाई की है। वह अत्यंत मजबूत है। दूसरी ओर चूंकि जयव्रत का दर्जा उस भानु से भी ऊंचा था जिसने संघार इंटेंट को समझा था, तो वह भी शायद कमजोर नहीं होगा। चूंकि वे अब एक दूसरे से मिले हैं, तो यह एक तीव्र लड़ाई होगी। तुमने आरव से लड़ाई की है? निशिता ने पूछा। प्रभा ने सिर हिलाया और कहा, वह बहुत मजबूत और बहुत रहस्यमय है। मुझे उसे हराने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं है। जब उसने उस समय आरव द्वारा प्रकट की गई ताकत को याद किया, तो निशिता ने सहमति में सिर हिलाया और फिर वह चुप हो गई और मंच पर लड़ रहे आरव को घूरने लगी। उसे अब भी याद था कि आरव पर उसके 2 हिमात्मा फल बकाया थे। शाही महल की दीवारों पर एक ऐसी जगह पर जिसे दूसरे नहीं देख सकते थे। सु को भी आरव और जयव्रत के बीच की लड़ाई को देखते हुए चिंता होने लगी। दूसरी ओर पास खड़े कगु के चेहरे पर एक शांत भाव था और यहाँ तक कि एक हल्की मुस्कान भी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जयव्रत निश्चित रूप से जीतेगा। निष्पक्षता के लिए सभी प्रतिभागियों के बुजुर्गों को प्रतियोगिता स्थल पर मौजूद रहने की अनुमति नहीं थी और वे केवल इसी स्थान पर खड़े होकर प्रतियोगिता देख सकते थे, क्योंकि अतीत में ऐसी घटनाएं हुई थीं जहां बुजुर्गों ने अपने शिष्यों के जीवन को बचाने के लिए जबरन हस्तक्षेप किया था। इसलिए तब से महाचिन साम्राज्य ने विभिन्न प्रतिभागियों के बुजुर्गों को यहीं रहने की व्यवस्था की थी। भाई नभजीत, आपके तलवार संप्रदाय से इस आरव के पास जो ताकत है, वह वाकई में बुरी नहीं है। हालांकि यह अभी भी जयव्रत की तुलना में थोड़ी कम है। आखिरकार जयव्रत अभी 9वें स्तर के शिखर पर है। आदित्य विद्यालय के हरिनंद ने लड़ाई को देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए उदासीनता से कहा। नभजीत ने सपाट लहजे में कहा, भाई हरि को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि उन जैसे विशाल प्रतिभाओं के लिए कुछ स्तरों का अंतर कोई मायने नहीं रखता। क्या ऐसा है? हरिनंद हल्के से मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, तो हमें इंतजार करने और देखने दीजिए। देखते हैं कि इस साल की आरोहण रैंकिंग्स के दौरान तलवार संप्रदाय या भूत संप्रदाय में से कौन जीतता है। नभजीत चुप हो गए, जबकि उनकी आंखों की गहराई में चिंता की एक झलक दिखाई दी। वह आरव के भाग्य के बारे में चिंतित नहीं थे और वह तलवार संप्रदाय के भाग्य के बारे में चिंतित थे अगर आरव हार गया। आखिरकार तलवार संप्रदाय को वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो शीर्ष 30 में प्रवेश करे और तलवार संप्रदाय के लिए कुछ और शहर कब्जा करे। अन्यथा आने वाले कुछ वर्षों के लिए तलवार संप्रदाय एक शर्मनाक स्थिति में होगा। भले ही कगु का भाव शांत था, लेकिन वह अपने दिल में बिल्कुल भी शांत नहीं थे। भूत संप्रदाय ने भानु और अन्य शिष्यों को आरोहण पर्वत श्रृंखला पर खो दिया था, इसलिए इस समय जयव्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। अगर जयव्रत जीत जाता है तो अगले कुछ वर्षों में तलवार संप्रदाय का पतन जारी रहेगा और यह भूत संप्रदाय के लिए एक बड़ी खबर थी। हालांकि अगर जयव्रत हार जाता है
तो अगले कुछ वर्षों में भूत संप्रदाय ही पतन का शिकार हो जाएगा, क्योंकि भूत संप्रदाय के पास अब आरोहण रैंकिंग्स में केवल एक ही प्रतिभागी था। अगर जयव्रत हार जाता है तो इसका मतलब होगा कि भूत संप्रदाय ने न केवल एक असाधारण प्रतिभा को खो दिया है, बल्कि यह अगले कुछ वर्षों के लिए ठीक उसी स्थिति में आ जाएगा जिसमें तलवार संप्रदाय था। उसके बाह्य प्रांगण में कोई सक्षम शिष्य नहीं होगा। इसलिए चाहे वह भूत संप्रदाय हो या तलवार संप्रदाय, यह लड़ाई अत्यंत महत्वपूर्ण थी और दोनों इसे खोने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। बूम! मंच पर अचानक एक जबरदस्त धमाका गूंजा और फिर आरव और जयव्रत अलग हो गए। आरव का भाव थोड़ा गंभीर था क्योंकि उसने जयव्रत को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, जयव्रत वास्तव में जबरदस्त था। चाहे वह लड़ाई में उसकी प्रतिक्रिया हो या ताकत, जयव्रत अत्यंत जबरदस्त था। विशेष रूप से जयव्रत के हाथ में रहस्यमय काली हंसिया, इसने आरव को भी थोड़ा भयभीत कर दिया। अगर बैंगनी स्पिरिट तलवार अतीत में दिव्य कलाकृति नहीं होती तो शायद अब तक वह काली हंसिया से नष्ट हो गई होती। इस क्षण जयव्रत के चेहरे पर भी एक गंभीर भाव था और उसके चेहरे पर मुस्कान का एक निशान भी नहीं था। लड़ाई के इस बिंदु पर वह जानता था कि उसने इस जवान आदमी को थोड़ा कम आंका था जिसे आरव कहा जाता था, जिसने तलवार इंटेंट को समझा था, क्योंकि आरव ने अभी उससे समान रूप से लड़ने के लिए तलवार इंटेंट का उपयोग नहीं किया था। जयव्रत ने हल्की सांस ली और फिर लापरवाही से झूल गया। काली हंसिया हवा को चीरते हुए आरव की ओर सीधे इशारा करती थी, इससे पहले कि उसने कहा, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करो, नहीं तो तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। आरव ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की। उसने अचानक अपना दाहिना पैर जमीन पर मारा और वह जवाबी बल पर निर्भर होकर एक तोप के गोले की तरह जयव्रत की ओर आगे बढ़ा। रास्ते में उसकी कलाई मुड़ गई, जिससे सुनहरी रोशनी की एक लकीर चमक उठी। सुनहरी तलवार का एक किनारा उसके सामने निकल गया और यह तुरंत जयव्रत के सामने पहुंच गया। जब जयव्रत ने सुनहरी तलवार के इस किनारे को विस्फोटक रूप से अपनी ओर आते देखा तो उसने ठंड से आह भरी। इस काली हंसिया के हल्के झटके के साथ आरव की तलवार तुरंत दो हिस्सों में बंट गई थी। हालांकि ठीक इसी क्षण जयव्रत का भाव अचानक बदल गया और फिर उसने अपनी कलाई घुमाई ताकि काली हंसिया का उपयोग करके अपने सामने अवरोध कर सके। टंकार! जयव्रत की काली हंसिया अभी उसके सामने पहुंची ही थी कि आरव के हाथ में बैंगनी स्पिरिट तलवार ने उसकी हंसिया पर वार कर दिया था। आरव की तलवार से लगे जबरदस्त बल के कारण जयव्रत तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। जयव्रत को पीछे धकेलने के बाद आरव रुका नहीं। उसने तूफान चाल तकनीक का प्रदर्शन किया और तुरंत जयव्रत के सामने पहुंच गया, इससे पहले कि उसने अपनी कलाई को हिलाना शुरू कर दिया और बैंगनी स्पिरिट तलवार तेजी से नाचने लगी। आरव की तलवार मोहिनी जितनी तेज नहीं थी। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। लेकिन मोहिनी की शारीरिक शक्ति आरव जितनी अधिक नहीं थी। हर बार जब आरव की तलवार ने जयव्रत की हंसिया पर वार किया तो एक जबरदस्त धमाका गूंजा और फिर जयव्रत कुछ कदम पीछे हट गया। इस समय आरव के हमले एक तूफान की तरह थे जिसने जयव्रत को जबरदस्ती दबा दिया और इसने मंच के नीचे के दर्शकों को अत्यंत स्तब्ध महसूस कराया। कितनी जबरदस्त ताकत है! निशिता थोड़ी हैरान थी जब उसने आरव को हर वार से जयव्रत को पीछे धकेलते हुए देखा। प्रभा ने सिर हिलाया। उसने उस दिन आरव की ताकत का अनुभव किया था, लेकिन तब आरव की ताकत अब जितनी मजबूत नहीं थी। जाहिर है, जब वह आरोहण पर्वत श्रृंखला पर था तब आरव का शारीरिक शरीर एक बार फिर से सुधरा था। मंच नंबर 1 के पास अमरेश ने मंच नंबर 9 पर एक नजर डाली और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और देखना बंद कर दिया।
उसके विचार में उसका प्रतिद्वंद्वी अद्वय था। जहां तक दूसरों की बात है, उसने केवल पुष्प महल और बर्फ महल की उन दो महिलाओं को गंभीरता से लिया। शायद आरव और जयव्रत दूसरों की नजर में बुरे नहीं थे, लेकिन अमरेश के विचार में उनकी ताकतें अभी भी अपर्याप्त थीं। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में इतना जबरदस्त होगा, और वह वास्तव में लड़ाई में जयव्रत को दबाने में सक्षम है। मंच के नीचे कुछ गूढ़वेत्ताओं ने सदमे में बात की। यह अभी केवल वार्म अप है और असली शो अभी शुरू नहीं हुआ है। आइए देखें कि इस बार तलवार संप्रदाय या भूत संप्रदाय में से कौन हारता है। मंच नंबर 9 पर जयव्रत मंच की सीमा तक पीछे हट गया था। अगर वह कुछ और मीटर पीछे हटता तो उसे हार माननी पड़ती। बेशक वह ऐसे ही हार नहीं मानता। बूम! आरव की तलवार के एक वार से कुछ कदम पीछे हटने के बाद और ठीक उसी समय जब आरव एक बार फिर उसके सामने पहुंचा, जयव्रत ने फिर से अवरोध करने के लिए काली हंसिया का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने धीरे से चिल्लाया, रक्तछाया चाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयव्रत का शरीर अचानक उसी स्थान पर गायब हो गया और वह दाईं ओर 3 मीटर चमक गया। उसके बाद उसके हाथ में हंसिया हवा में तेजी से सीटी बजाती थी, क्योंकि वह आरव के सिर की ओर हुक करने की गति में चली गई थी। जब आरव ने हंसिया से हमले को महसूस किया तो उसका भाव अपरिवर्तित रहा और फिर वह बगल से हट गया और इससे बच गया। उसके बाद उसने बैंगनी स्पिरिट तलवार से जयव्रत के पेट की ओर एक क्षैतिज वार किया। हालांकि इस क्षण जयव्रत एक बार फिर रहस्यमय तरीके से उसी स्थान पर गायब हो गया और वह आरव के बाईं ओर दिखाई दिया, इससे पहले कि हंसिया अचानक आरव के ऊपर आ गई। इस बार आरव का भाव थोड़ा बदल गया, क्योंकि जयव्रत की चाल तकनीक बहुत चौंकाने वाली थी। आरव के पास सोचने का समय नहीं था और उसने तुरंत बैंगनी स्पिरिट तलवार का उपयोग करके ऊपर की ओर अवरोध किया। टंकार! धातु टकराने की आवाज एक बार फिर गूंजी। ठीक उसी समय जब उसने जयव्रत की हंसिया को अवरुद्ध किया, आरव ने अपने बाएं हाथ की उंगलियों से एक तलवार बनाई और एक हल्के झटके के साथ सुनहरी तलवार का एक किनारा तुरंत विस्फोटक रूप से जयव्रत की ओर निकल गया। जयव्रत का भाव बदल गया और उसका शरीर चमक गया। हालांकि वह अभी भी थोड़ी देर कर चुका था और सुनहरी तलवार के किनारे ने उसके बाएं कंधे को छेद दिया। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो आसपास के इलाकों में विस्मय की एक गूंज सुनाई दी। दूसरी ओर कगु का चेहरा तब डूब गया जब उसने यह देखा। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि जयव्रत वास्तव में घायल होने वाला पहला होगा। हालांकि यह भाग्यशाली था कि यह चोट घातक नहीं थी। यह आरव वास्तव में उतना कमजोर नहीं लगता है जितना मैंने अतीत में कल्पना की थी। इस बीच शैलाधर और नभजीत खुश थे, क्योंकि जयव्रत को लगी चोट ने उन्हें जीतने का मौका दिया। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। अपनी उंगलियों के एक झटके से जयव्रत को घायल करने के बाद आरव ने एक और हमला किया। उसकी आकृति चमकी और वह परछाई छोड़ता हुआ विस्फोटक गति से जयव्रत की ओर बढ़ा। ठीक इसी क्षण जयव्रत ने अचानक अपना सिर उठाया और एक क्रूर अभिव्यक्ति के साथ आरव को घूर कर देखा। उसके बाद वह भयंकर रूप से चिल्लाया, जबकि उसने अपने हाथ में पकड़ी काली हंसिया से तेजी से एक क्षैतिज वार किया, जिससे हंसिया के शीर्ष से रक्तलाल प्रकाश की एक चाप विस्फोटक रूप से बाहर निकली। आरव की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने इस हमले से बचाव के लिए अपनी तलवार को क्षैतिज रूप से उठाया। क्लांग! बैंगनी स्पिरिट तलवार हिंसक रूप से कांप उठी, जबकि आरव के पैर जमीन को रगड़ते हुए 20 से अधिक कदम पीछे हट गए। जयव्रत अपने हाथ में काली हंसिया पकड़े हुए धीरे धीरे आरव की ओर चलने लगा। हंसिया के ब्लेड पर लगातार काली ऊर्जा के तार दिखाई दे रहे थे। इसके अलावा
हंसिया पर खून के धागे भी अजीब तरह से तेजी से हिलने लगे थे। दूसरी ओर जयव्रत के चारों ओर रहस्यमय ढंग से काली ऊर्जा का एक तार उत्पन्न हो गया था। इस क्षण जयव्रत ऐसा लग रहा था जैसे वह नर्क की गहराई से आया हो। शाही महल की दीवार पर कुगु ने यह दृश्य देखकर राहत की सांस ली और फिर उसने धीरे से कहा, वह अंततः गंभीरता से लड़ने जा रहा है। आरव की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने जयव्रत को घूर कर देखा, क्योंकि एक अदृश्य अशुभ ऊर्जा उस पर हमला कर रही थी और उस अशुभ ऊर्जा के कारण उसका पूरा शरीर अत्यंत असहज महसूस कर रहा था। आरव ने गहरी सांस ली और खुद को रोकना बंद कर दिया और उसके भीतर से तलवार इंटेंट उमड़ पड़ी। जैसे ही उसकी तलवार इंटेंट दिखाई दी, वह अशुभ ऊर्जा तुरंत गायब हो गई। उसी समय आसपास के सभी गूढ़ साधक जिनके पास तलवार थी, उन्होंने महसूस किया कि उनके हाथों में मौजूद तलवारें हिंसक रूप से कांप रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वे अपनी म्यान से छूटकर आकाश में उड़ने वाली हैं। जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो मंच के नीचे हंगामा मच गया। यह तलवार इंटेंट है। यह वास्तव में तलवार इंटेंट है। आरव ने किंवदंती की तलवार इंटेंट को समझा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसने वास्तव में किंवदंती की तलवार इंटेंट को समझा होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी था। तो यह पता चला है कि उसने तलवार इंटेंट को समझा है। तलवार इंटेंट उस महान मदांध साधु के अलावा तलवार संप्रदाय में किसी ने तलवार इंटेंट को नहीं समझा है ना? इस आरव ने वास्तव में अपनी शक्ति को अच्छी तरह से छिपाया था। हाँ, जयव्रत अब खतरे में है। भले ही उसकी शक्ति अत्यंत दुर्जेय है, लेकिन वह उस आरव का मुकाबला कैसे कर सकता है जिसने तलवार इंटेंट को समझा है? ऐसा लगता है कि केवल पुष्प महल की प्रभा, हिम महल की निशिता और सम्राट अकादमी के अमरेश ही आरव को हरा सकते हैं। मंच के नीचे एक निश्चित स्थान पर निशिता ने प्रभा को देखा और कहा, क्या तुम जानती थी कि उसने तलवार इंटेंट को समझा है? प्रभा ने हल्के से सिर हिलाया और फिर उसने धीमी आवाज में बुदबुदाया, यह तो बिल्कुल भी अंत नहीं है। जब निशिता ने यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। शाही महल की दीवार पर कुगु और पुष्प महल की अनिका दोनों की अभिव्यक्तियां थोड़ी बदल गईं। उसी समय उनकी आंखों में ठंडक की एक लपट कौंध गई। विशेष रूप से पुष्प महल की अनिका की आंखों में भयानक हत्या का इरादा बिल्कुल भी छिपा नहीं था। एक हद तक एक युवा प्रतिभाशाली जिसने तलवार इंटेंट को समझा था, भविष्य में भूत संप्रदाय और पुष्प महल को धमकी दे सकता था। जब आरव ने अपनी तलवार इंटेंट को क्रियान्वित किया तो अमरेश, जो मंच संख्या 1 के पास था, ने अपनी आंखें खोल दी। उसने आरव को एक नजर देखा इससे पहले कि उसने अपनी आंखें फिर से बंद कर लीं, क्योंकि केवल पहले स्तर की तलवार इंटेंट उसके लिए आरव को गंभीरता से लेने के लिए अपर्याप्त थी। मंच पर जयव्रत की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई जब उसने एक अदृश्य बल के दमन और नियंत्रण को महसूस किया। उसने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि केवल तुमने ही एक इंटेंट को समझा है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयव्रत ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिर एक अदृश्य बल ज्वार की तरह उससे बाहर निकला और तुरंत आरव की तलवार इंटेंट को निष्प्रभावी कर दिया। उसी समय मंच के करीब के गूढ़ साधक कुछ कदम पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि जयव्रत द्वारा उत्सर्जित संहार इंटेंट बहुत भयानक थी और उस क्षण उन्हें लगभग अपने दिमाग पर नियंत्रण खोने के लिए मजबूर कर दिया। यह संहार इंटेंट है, मंच के नीचे किसी ने आश्चर्य से चिल्लाया। यह वास्तव में संहार इंटेंट है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भूत संप्रदाय में वास्तव में 2 लोग होंगे जिन्होंने संहार इंटेंट को समझा है। दुर्भाग्य से भानु आरोहण पर्वत श्रृंखला पर नष्ट हो गया, अन्यथा भूत संप्रदाय निश्चित रूप से प्रमुखता से उभरेगा। हाँ, अब देखने लायक एक शो है।
संघार इंटेंट बनाम तलवार इंटेंट। इसके बारे में सोचना ही मुझे उत्साहित करता है। हाँ, यह एक दुर्लभ शो है। क्या संघार इंटेंट या तलवार इंटेंट अंत में अधिक दुर्जेय है? जयव्रत द्वारा अपनी संघार इंटेंट प्रकट करने के बाद मंच के नीचे भीड़ एक बार फिर उत्साह से भर गई। तलवार इंटेंट बनाम संघार इंटेंट, यह निस्संदेह दूसरे दौर के दौरान सबसे प्रत्याशित और रोमांचक मैच था। प्रभा और निशिता ने एक दूसरे को देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में आश्चर्य देखा। जाहिर है, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जयव्रत ने संघार इंटेंट को समझा था। दूसरे शब्दों में, भूत संप्रदाय के 2 सदस्यों ने संघार इंटेंट को समझा था। इसके अलावा, अगर भानु नष्ट नहीं हुआ होता, तो भूत संप्रदाय की युवा पीढ़ी भविष्य में तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी को दृढ़ता से दबा देती। बेशक अगर आरव लड़ाई हार जाता है, तो तलवार संप्रदाय को भविष्य में बहुत लंबी अवधि के लिए भूत संप्रदाय द्वारा दृढ़ता से दबा दिया जाएगा। इसके विपरीत अगर जयव्रत हार जाता है, तो भविष्य में भूत संप्रदाय को तलवार संप्रदाय द्वारा दबा दिया जाएगा। तो यह कहना कि आरव और जयव्रत के बीच यह लड़ाई भूत संप्रदाय और तलवार संप्रदाय के भविष्य से संबंधित थी, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस क्षण भूत संप्रदाय के कुगु और तलवार संप्रदाय के नभजीत और शैलाधर दोनों की अभिव्यक्तियां गंभीर थीं, क्योंकि चाहे वह कोई भी संप्रदाय हो, यह लड़ाई उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब दोनों संप्रदाय हार का जोखिम नहीं उठा सकते थे, विशेष रूप से भूत संप्रदाय, क्योंकि एक हार निश्चित रूप से मृत्यु के बराबर होगी, और एक बार जब जयव्रत मर गया, तो इसका मतलब होगा कि भूत संप्रदाय से कोई भी आरोहण रैंकिंग्स के शीर्ष 30 में नहीं चढ़ सकता। शीर्ष 30 में चढ़ने वाले किसी के बिना भूत संप्रदाय अगले कुछ वर्षों के लिए अत्यंत भयानक स्थिति में होगा। मंच पर आरव ने शांत अभिव्यक्ति के साथ जयव्रत को घूर कर देखा। जब जयव्रत ने अभी-अभी अपनी संघार इंटेंट प्रकट की, तो आरव केवल संक्षेप में आश्चर्यचकित हुआ, इससे पहले कि उसे एहसास हुआ। शुरुआत से ही जयव्रत का दर्जा हमेशा भानु से ऊपर रहा था, इसलिए उसने बहुत समय पहले ही अनुमान लगा लिया था कि यह बहुत संभव है कि जयव्रत ने संघार इंटेंट को समझा हो। और सचमुच उसका अनुमान सही था। जयव्रत धीरे धीरे आरव की ओर चला और चलते हुए उसने कहा, शुरुआत से ही मुझे लगा कि मैंने तुम्हें कम नहीं आंका है, लेकिन मुझे लगता है मैं तुम्हें शुरुआत से ही कम आंक रहा था, इसलिए मैंने अभी-अभी एक कीमत चुकाई, लेकिन अब मैं तुम्हें और कम नहीं आंकूंगा। हिस। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयव्रत की आकृति उस स्थान पर गायब हो गई और फिर वह अचानक आरव के सामने प्रकट हुआ। उसके बाद हंसिया एक तेज सीटी लेकर आरव की छाती की ओर हुक हुई। यह इतना तेज था कि आसपास के कई गूढ़ साधक यह पता लगाने में असमर्थ थे कि जयव्रत ने वास्तव में कैसे हमला किया था। ठीक इसी क्षण आरव ने कुछ ऐसा किया जिसने अनगिनत लोगों को हैरान और चकित कर दिया। आरव न तो बचा और न ही रुका। अपनी कलाई के एक मोड़ के साथ उसके हाथ में मौजूद बैंगनी स्पिरिट तलवार सीधे जयव्रत की छाती की ओर घुस गई। क्या वह जयव्रत के साथ जीवन दांव पर लगाने का इरादा रखता है? जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो अनगिनत लोग चकित थे। यहाँ तक कि कुगु, हरिनंद और शाही महल की दीवारों पर खड़े अन्य लोग भी भौं सिकोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि वे यह पता नहीं लगा सके कि आरव ने इस तरह क्यों काम किया। केवल शैलाधर ही समझती थी कि आरव ने इस तरह क्यों काम किया था, क्योंकि केवल वही जानती थी कि आरव का भौतिक शरीर एक राजास्तर डार्कबिस्ट के तुलनीय था। भले ही ऐसा था, फिर भी उसकी आंखों में चिंता की एक लपट पैदा हो गई थी। जब जयव्रत ने आरव को इस तरह काम करते देखा तो उसने तुरंत भौं सिकोड़ ली। क्या वह वास्तव में मेरे साथ जीवन को दांव पर लगाने का इरादा रखता है? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा?
या क्या उसके पास किसी तरह का अज्ञात ट्रम्प कार्ड है? इस क्षण जयव्रत के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए। भले ही वह अत्यंत चकित था, वह अपनी चाल को वापस लेने में असमर्थ था क्योंकि वे वास्तव में बहुत करीब थे। अनगिनत लोगों की चकित निगाहों के तहत आरव की तलवार और जयव्रत की हंसिया एक दूसरे की छाती के संपर्क में आईं। जब जयव्रत की काली हंसिया आरव के शरीर के संपर्क में आई थी, तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत हिंसक रूप से बदल गई और फिर वह तुरंत भयंकर रूप से चिल्लाया। रक्तछाया चाल। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जयव्रत की आकृति उस स्थान पर रहस्यमय ढंग से गायब हो गई और 30 मीटर दूर प्रकट हुई। इस क्षण जयव्रत के मुंह के कोनों से खून की एक धारा बह रही थी। इसके अलावा जयव्रत की छाती पर एक तलवार से भेदा हुआ छेद दिखाई दिया था और ताज़ा खून धीरे धीरे और लगातार उससे बह रहा था। दूसरी ओर आरव की छाती के सामने के कपड़े का केवल एक छोटा सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ था, और अगर कोई क्षतिग्रस्त कपड़ों के माध्यम से देखता तो वह देख सकता था कि उसकी त्वचा पर केवल एक रक्तलाल निशान था। इस दृश्य को देखकर आसपास के कई गूढ़ साधक हैरान और अत्यंत चकित थे। उसका भौतिक शरीर फिर से मजबूत हो गया है, प्रभा ने धीमी आवाज में बोलते हुए आरव को देखा जो मंच पर खड़ा था। हाँ, आसपास के कुछ लोगों के अलावा कई लोग पहले के दृश्य को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ रहे थे। वह एक ऐसा दृश्य था जहां जयव्रत की काली हंसिया आरव के शरीर के संपर्क में आने पर और आगे बढ़ने में असमर्थ थी, जबकि आरव की तलवार ने जयव्रत की त्वचा को सीधे भेद दिया था और उसके दिल की ओर वार कर रही थी। अगर जयव्रत की प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से तेज नहीं होती और अगर उसने भूत संप्रदाय की मध्य रैंक धरती स्तर की चाल तकनीक रक्तछाया चाल को जल्दी से क्रियान्वित नहीं किया होता, तो जयव्रत अब तक शायद एक लाश बन गया होता। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।